हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है हिस्टोपैथोलॉजी। तो आज के इस क्लास में हम समझेंगे कि हिस्टोपैथोलॉजी क्या होती है, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है। मतलब एक बेसिक इंफॉर्मेशन हम लेंगे ताकि आने वाली सारी क्लासेस आपके लिए इजी हो जाए, है ना। क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि हमें बार बार रिपीट होगी, तो पहले ही हम उनको समझ लेते हैं। जब भी हम कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो पहले उसके बारे में समझते हैं कि एक्चुअल में वो सब्जेक्ट है क्या, क्या रोल है उसका, और उसमें क्या क्या स्कोप्स वगैरह सारी चीजें देखते हैं। उसके बाद हम टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे। तो हिस्टोपैथोलॉजी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हर एग्जाम में हिस्टोपैथोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। हिस्टोपैथोसाइटो से चाहे कोई सी भी लैब टेक्नीशियन की एग्जाम हो, सभी में क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत ही अच्छे से हमें पूरी हिस्टोपैथोलॉजी अपनी कवर करना है। बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, हमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस वही पढ़ना है ना, जो सिलेबस में आपका दिया हुआ है। वैसे तो हम पढ़ने जाएंगे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी है ना। हिस्टोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो पढ़ते जाओगे तो बहुत सारे टॉपिक है इसमें पढ़ने को। लेकिन हम वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जो मैंने सिलेबस में दिए हुए हैं आपके, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे से हम अपनी पूरी हिस्टोपैथोलॉजी कवर करेंगे। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी हिस्टोपैथोलॉजी में क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, ये आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए, तो हिस्टोपैथोलॉजी की शुरुआत अगर हम करें तो सबसे पहले यहाँ, मतलब अगर हम हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ने जाते हैं तो कुछ चीजें हैं जो हमें पहले ही पता होना चाहिए और हम काफी समय से पढ़ते भी आ रहे हैं, है ना। वो है सेल और टिश्यू, है ना। सेल का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। अभी मैं हिस्टोपैथोलॉजी में भी आऊंगी, लेकिन हम एक बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। डायरेक्टली हम टॉपिक भी पढ़ सकते थे हिस्टोपैथोलॉजी में, लेकिन उसमें फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता। तो आप बेसिक से पढ़िए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हमें रटना नहीं है, हमें चीजों को अपने दिमाग में उतारना है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो। हाँ, नोट्स आपको जरूर बनाने हैं अपने, ताकि लॉन्ग टाइम तक आप उनको रख सके अपना रिवीजन के लिए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सेल की। तो सेल के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है पहले, है ना। मतलब सेल के बारे में तो हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यही हम पढ़ते हैं, है ना, कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि आपकी एक सेल जो है, सॉरी, एक सेल भी सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। जैसे कि हम बात करें प्रोकैरियोटिक, एक बैक्टीरिया होता है, वो सिंगल सेल होती है जिसमें सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो सेल अकेली सारे काम कर सकती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए इसको कहा जाता है। अब सेल से मिलकर क्या बनता है, यानी कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाली सेल जो है वो मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। जैसे हम एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं सेल का, कि भाई ईंट से मिलकर दीवार बनती है ना। ईंट से मिलकर ही दीवार बनती है। तो सेल क्या है, वही ईंट है जिससे मिलकर दीवार बनेगी। दीवार है आपकी टिश्यू, है ना। तो टिश्यू क्या है, टिश्यू है सिमिलर या सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाली सेल्स, है ना। ग्रुप ऑफ सेल, ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि वो सेल जिनके सेम काम होते हैं, है ना। एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करने वाली सेल जो है टिश्यू का निर्माण करती है। फिर टिश्यू से क्या बनता है, हमें पता है कि टिश्यू से बनता है ऑर्गन, है ना। भाई सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले फिर टिश्यू एक जगह आएंगे और वो एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऐसे ही ऑर्गन से हमारा एक सिस्टम बन जाता है और सिस्टम से फिर हमारी पूरी बॉडी बन जाती है ना। ऑर्गेनिज्म बन जाता है, या ह्यूमन बॉडी अगर हम हमारी बात करें तो।
तो सेल सबसे छोटी यूनिट है और वही बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। फिर वो टिश्यू बनाइए। अब टिश्यू में हम बहुत सारे टाइप के टिश्यू पढ़ते हैं, मेनली 4 टाइप के पढ़ते हैं, उसमें फिर फर्दर टाइप्स होते हैं। तो जैसे कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है, सभी के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। फिर वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। फिर वो सिमिलर ऑर्गन मिलकर जो है एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो सारी चीजें डाइजेशन में हेल्प कर रही है ना, उन सारे ऑर्गन को एक जगह लेकर आ गए। वो सारी चीजें जो रेस्पिरेटरी फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, वो सारे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ गए। इस तरीके से मिलकर ह्यूमन बॉडी बनती है। ये तो हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम बात करें आपके हिस्टोपैथोलॉजी की। तो देखिए, हिस्टोपैथोलॉजी की शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले साइटोलॉजी से, क्योंकि सबसे पहले कौन आती है भाई? सेल। तो मतलब पैथोलॉजी की वो ब्रांच है ना जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं, वो साइटोलॉजी कहलाती है ना। वो साइटोलॉजी कहलाती है, स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड साइटोलॉजी। इसको हम ऐसे लिखते हैं, स्टडी ऑफ सेल, जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल, है ना। माइक्रोस्कोपिकली हम एग्जामिनेशन करते हैं सेल का इन द साइटोलॉजी। तो ये तो हो गया साइटोलॉजी, जो कि हम अलग से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम हिस्टोपैथो पढ़ेंगे, उसके बाद हम साइटोलॉजी पढ़ेंगे, है ना, जिसमें हम डिसीज सेल की स्टडी करेंगे। ओके, वो सेल जो कि डिसीज है, जो किसी डिसीज से अफेक्टेड है। फिर बात आती है आपके दूसरे टिश्यू की। तो हिस्टोलॉजी, है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, है ना। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। वैसे ही इसमें जैसे साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, वैसे ही हिस्टोलॉजी मतलब कि टिश्यू की स्टडी। हमारी बॉडी सेल टिश्यू ऐसे मिलकर बनी हुई है। तो हमारी बॉडी में जब नॉर्मल टिश्यू को निकाल के हम उसकी स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिकली, तो उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, है ना। इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ नॉर्मल टिश्यू। नॉर्मल टिश्यू, आपकी बॉडी से टिश्यू निकाल के उसकी हमने स्टडी करी, तो वो हिस्टोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका हिस्टोपैथोलॉजी। क्या आता है? हिस्टोपैथोलॉजी। अब यहाँ पे एक नया टर्म जो है जुड़ गया है। हिस्टो का मतलब हमने समझा, लॉजी का मतलब हमने समझा। हिस्टो का मतलब हमें क्या पता है? टिश्यू। लॉजी का मतलब हमें क्या पता है? स्टडी। यहाँ वर्ड आया है पैथो। जहाँ पैथो वर्ड आता है, मतलब वो डिसीज से रिलेटेड है। जैसे पैथोजेनेसिस हम देखते हैं, है ना। तो पैथोजेनेसिस में क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद हम सारी चीजों पे चलेंगे, है ना। मतलब आगे ये टॉपिक जो है आपके स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक को कवर करेंगे। बस आज हम ये समझेंगे क्या हिस्टोपैथोलॉजी होती है, इसके अंदर हमें क्या स्टडी करनी होती है, एक लैब टेक्नीशियन का क्या रोल होता है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, है ना। अब देखो, पैथो का मतलब होता है डिसीज, है ना, डिसीज। यानी कि हिस्टोपैथोलॉजी पैथोलॉजी की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम डिसीज टिश्यू की स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यू अफेक्टेड बाय डिसीज, है ना। इसके अंदर हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ डिसीज्ड टिश्यू। समझ में आया? यानी कि हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हम एक ऐसा टिश्यू जो कि किसी बीमारी से अफेक्टेड है, जैसे सपोज कोई ऑर्गन है हमारी बॉडी में, लीवर है, लीवर किसी बीमारी से खराब हो गया है ना, जैसे लीवर कैंसर हो गया, तो उसका जो एक टिश्यू है, उसका टिश्यू निकालेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, है ना। वो एक ऐसा टिश्यू हमने निकाला है जो कि डिसीज से अफेक्टेड है। हिस्टोलॉजी में हम क्या कर रहे थे? एक नॉर्मल टिश्यू को हमने निकाला, एक नॉर्मल लीवर का टिश्यू निकाला, और एक ऐसा लीवर का टिश्यू निकाला जो कि मतलब लीवर कैंसर है या उसको कोई डिसीज है ना, उसके अंदर कोई भी बीमारी है। तो उस अफेक्टेड टिश्यू को निकाल के उसकी स्टडी करना,
क्योंकि वो एक अफेक्टेड टिश्यू है। अफेक्टेड मतलब कि उसमें एबनॉर्मल होगा सारी चीजें। एक नॉर्मल टिश्यू में जो स्ट्रक्चर होता है, वो जो फंक्शन परफॉर्म करता है, वो एक डिसीज टिश्यू नहीं करेगा। उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज वो एबनॉर्मल टिश्यू बन चुका है ना। क्यों? वो डिसीज की वजह से। तो ऐसा टिश्यू जो किसी बीमारी से अफेक्टेड है, उसकी हम माइक्रोस्कोपी करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, वो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आता है। समझ में आया? आई होप ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि साइटोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी क्या है और हिस्टोपैथोलॉजी क्या है। अब ये तो बेसिक चीजें हो गई जो मैंने आपको बताया। अब इन टिश्यू में कौन कौन से टाइप्स के टिश्यू होते हैं, कैसे सैंपल निकाला जाता है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हिस्टोपैथोलॉजी में हम स्टडी किस चीज की करते हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी स्पेसिमेन, और स्पेसिमेन के बाद हम उन बेसिक टर्म्स पे आएंगे, है ना। वो टर्म्स जो कि अभी हम यूज करेंगे, लेकिन उनके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी। देखो, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हम किस चीज की स्टडी करते हैं वो समझते हैं। टिश्यू आर्किटेक्चर्स। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर टिश्यू आर्किटेक्चर्स का मतलब होता है कि ओवरऑल टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा है, ये हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर देखा जाता है। इसमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है, एक ट्रेंड टेक्नीशियन की नीड होती है जो सारी प्रोसेसिंग करता है। तो उसमें ये देखा जाता है, जैसे किसी भी व्यक्ति जैसे मैंने लीवर का एग्जांपल दिया, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसका टिश्यू निकाला, है ना, वो जो है ओटी से या फिर कहीं भी बाहर पैथोलॉजिस्ट के द्वारा, सर्जन के द्वारा या हिस्टोलॉजिस्ट के द्वारा निकाला जाता है। और फिर उसके बाद में वो सैंपल लेबोरेटरी में भेजा जाता है, हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में। आपके पास में सैंपल आया, सैंपल आप रिसीव करते हैं, पूरी प्रोसेसिंग करते हैं। अब कौन कौन सी प्रोसेसिंग होती है वो भी हम देखेंगे। प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद में फिर जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, तो ये देखा जाता है कि टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा है या ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, जैसा नॉर्मल होता है वैसा ही है या उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है। तो वो होता है टिश्यू आर्किटेक्चर्स, है ना। ये क्यों करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी की स्टडी हम क्यों कर रहे हैं, मतलब टिश्यू की स्टडी, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, है ना। तो टिश्यू आर्किटेक्चर्स मतलब कि टिश्यू का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाता है। दूसरा, सेल्यूलर अरेंजमेंट। मैंने कहा कि हर टिश्यू सेल से मिलकर बना हुआ होता है, तो उसका जो सेल्यूलर अरेंजमेंट है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये देखा जाता है। सेल्यूलर अरेंजमेंट, है ना। तो टिश्यू का आर्किटेक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका सेल्यूलर अरेंजमेंट कैसा है, ये भी हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर देखा जाता है। उसमें क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं टिश्यू में, एक नॉर्मल टिश्यू से एक डिसीज टिश्यू में क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ बिकॉज वो डिसीज से अफेक्टेड है, तो उसमें स्ट्रक्चर तो चेंज होना ही है ना। तो क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ है, ये माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जाता है टिश्यू में, है ना। अब ये ऐसा नहीं कि भाई वहां से टिश्यू आया और डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और हमें पता चल गया, इतना इजी नहीं है। उसके लिए काफी सारी प्रोसेसिंग होती है टिश्यू की, टिश्यू को बहुत सारे स्टेप से गुजरना होता है, उसके बाद में फिर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है ना। आप देखो, नेक्स्ट है एबनॉर्मल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिसीज, यानी कि डिसीज के कारण क्या उसमें एबनॉर्मल चेंजेस हुए हैं, वो भी हम हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर ही देखते हैं। टू हेल्प इन द फाइनल डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, है ना। जैसे डॉक्टर ने टिश्यू को निकाल के भेजा, है ना, हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में, उनको देखना है कि ये जो डिसीज के कारण टिश्यू, किसी भी डिसीज के कारण टिश्यू अफेक्टेड हुआ है, तो क्या रीजन है, वो फाइनल डायग्नोसिस के लिए भेजते हैं कि जो कैंसरस कंडीशन है या नॉन कैंसरस कंडीशन है, जैसे किसी को ट्यूमर या गांठ हो गई है, तो थोड़ा सा एक छोटा सा पीस निकाल के उन्होंने हिस्टोपैथो लैब में भेजा, उसकी प्रोसेसिंग करी, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया और देखा कि ये इस डिसीज के कारण अफेक्टेड है, राइट। या ये मतलब कैंसरस कंडीशन है या नॉन कैंसरस कंडीशन है, ये भी देखा जाता है। तो जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह किया,
तो उनसे उन्हें एक सजेशन मिला कि आगे ये वाला टेस्ट करवाना चाहिए, है ना, यानी कि हिस्टोपैथोलॉजी के लिए सैंपल भेजना चाहिए। तो फिर डॉक्टर हिस्टोपैथो के लिए सैंपल भेजता है। पूरी प्रोसेसिंग होने के बाद जब एग्जामिनेशन होती है, तब जाके फाइनल डायग्नोसिस होती है कि हाँ कैंसरस कंडीशन है या नॉन कैंसरस कंडीशन है, वो जो गांठ हुई है वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है ना। इस तरीके से फाइनल डायग्नोसिस किया जाता है किसी भी बीमारी का टिश्यू के जरिए, टिश्यू का एग्जामिनेशन करके। इट हेल्प इन द डिफरेंशिएट बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, बेनाइन और मैलिग्नेंट में क्या डिफरेंस है वैसे मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। बेनाइन मतलब कि वो जो टिश्यू है वो कैंसरस टिश्यू है या फिर नॉन कैंसरस है, ये देखा जाता है। तो बेनाइन का मतलब होता है नॉन कैंसरस, और मैलिग्नेंट का मतलब होता है कैंसरस कंडीशन, है ना। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए सैंपल टिश्यू की बाइट आती है और फिर प्रोसेसिंग होती है ना। इट गाइड द ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस ऑफ डिसीज। हिस्टोपैथोलॉजी में जब एग्जामिनेशन होता है टिश्यू का, तो उसके माध्यम से ये पता चलता है कि अब पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या देना है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मान लो ये पता चल गया कि ये तो कैंसरस कंडीशन है पेशेंट की, है ना। जो गांठ निकाल के भेजी है वो कैंसरस सेल है, कैंसरस टिश्यू है वो। तो फिर आगे ट्रीटमेंट भी उसी के आधार पे होगा। अगर एक नॉर्मल होती कंडीशंस की भाई कैंसरस नहीं है, बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है, मतलब खतरनाक नहीं है, कैंसरस है मतलब खतरनाक है, तो फिर उसके बेस पे ट्रीटमेंट होता है। आगे फ्यूचर क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये सारी चीजें एग्जामिनेशन के बाद ही देखी जाती है ना। जैसे पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स वगैरह शो होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग सैंपल अपने पास में भेजता है ना। हम उसका टेस्ट परफॉर्म करते हैं, टेस्ट परफॉर्म होने के बाद रिपोर्ट जाती है और रिपोर्ट के बेस पे ही वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। भाई जैसे डायरिया, सर्दी जुकाम कुछ भी हो रहा है पेशेंट को, अगर डॉक्टर को लग रहा है कि हो सकता है कि इसको टाइफाइड हो, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले सैंपल भेजेंगे, विडाल टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद में अगर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है तो फिर उसके बेस पे ट्रीटमेंट करेंगे स्टार्ट, है ना। तो यही चीज इसमें भी होती है, टिश्यू भेजते हैं, एग्जामिनेशन होता है और उसके बेस पे फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये है रोल ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। ये सारी चीजें हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर होती है, चाहे वो पेशेंट लीवर कैंसर का हो, चाहे वो कोई नॉर्मल गांठ हो, है ना, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो। तो इन सभी का पहले हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन होता है, पहले टिश्यू की स्टडी होती है, पहले टिश्यू का एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, उसके बाद ही पेशेंट के आगे क्या प्रोसेस करनी है वो डॉक्टर देखते हैं। हालांकि कुछ कुछ कंडीशन में पहले भी निकाल देते हैं, जैसे किसी को कोई गांठ हुई है ना, सपोज दैट गांठ का एग्जांपल लेते हैं, गांठ का मतलब होता है ट्यूमर, ट्यूमर को गांठ कहा जाता है। तो कोई ट्यूमर हुई है, अब डॉक्टर को लग रहा है कि भाई मुझे एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, तो वो पहले एग्जामिनेशन करवाएंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस का डिसीजन लेंगे कि इसको पूरा निकाल देना चाहिए या ऐसे ही ठीक हो जाएगा या क्या प्रोसेस करनी है ना। ये कुछ कंडीशन में जिसमें पेशेंट की कंडीशन देखी जाती है कि भाई क्या करना चाहिए, तो कुछ सीवियर कंडीशन होती है तो पहले निकाल भी दिया जाता है, पहले निकाल देते हैं, उसके बाद में फिर उसको डायरेक्टली लैब में भेजते हैं। तो किसी जैसे बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि कुछ कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि छोटा सा टिश्यू बाइट निकाल के भेजा, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा ऑर्गन निकाल के हिस्टोपैथोलॉ लैब में भेज दिया, है ना, फिर उसका छोटा सा टिश्यू जो भी अफेक्टेड एरिया है वो कट करके और एग्जामिनेशन किया जाता है, ऐसा भी होता है ना। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेसिमेन की। जैसे हमारे पास लैब में कई तरह के सैंपल आते हैं, है ना, स्पेसिमेन आते हैं, ब्लड सैंपल भी आता है, यूरिन सैंपल आता है, सीएसएफ एग्जामिनेशन करते हैं, सीमेन एग्जामिनेशन करते हैं। तो अलग अलग टाइप के स्पेसिमेन आते हैं। वैसे हिस्टोपैथोलॉजी में ब्लड यूरिन ये नहीं आता है। हिस्टोपैथोलॉजी में मैंने क्या बताया कि जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, तो स्पेसिमेन क्या आएगा, टिश्यू आएगा, उस टिश्यू का ही प्रोसेसिंग करते हैं। तो देखो स्पेसिमेन क्या है, स्पेसिमेन जो है, अगर हम हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो हिस्टोपैथोलॉजी में स्पेसिमेन होता है टिश्यू, है ना। इसमें क्या होता है, टिश्यू, एक छोटा सा टिश्यू सैंपल आता है, जो कि बहुत बार फॉर्मेलिन में भी आता है, बिना फॉर्मेलिन के भी आता है। तो वो चेक करना होता है फिर जो भी हिस्टोटेक्नीशियन या हिस्टोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं। दो नाम मैंने आपको बताए, एक तो हिस्टोटेक्नीशियन और एक हिस्टोटेक्नोलॉजिस्ट, है ना। हिस्टो
टेक्नीशियन और हिस्टो टेक्नोलॉजिस्ट। टेक्नोलॉजिस्ट ये हम कह देंगे थोड़ा सा सीनियरिटी वाला है ना। हिस्टो टेक्नीशियन मतलब कि जो जूनियर टेक्नीशियन है, जो कि टिश्यू की प्रोसेसिंग वगैरह, थोड़ा स्लाइड प्रिपेयर करना, ये सारी चीजें होती है। और हिस्टो टेक्नोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? सुपरविजिट करना कि जूनियर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सारी प्रोसेसिंग सही हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सारी उनके देख रेख में होते हैं। तो बस जूनियर सीनियर का डिफरेंस आता है, एक्सपीरियंस का डिफरेंस भी आता है। तो हिस्टो टेक्नीशियन और हिस्टो टेक्नोलॉजिस्ट, लेकिन टेक्नीशियन टेक्नोलॉजिस्ट का काम सैंपल कलेक्शन का नहीं होता है इसमें। जैसे हम ब्लड कलेक्शन करते हैं, तो ब्लड कलेक्शन का काम टेक्नीशियन कर सकता है, लेकिन सैंपल कलेक्शन, यहाँ पे टिश्यू स्पेसिमेन कलेक्ट करने का काम टेक्नीशियन टेक्नोलॉजिस्ट नहीं करता है ना। हाँ, कुछ स्पेसिमेन ऐसे हैं जिसमें इसमें एक आध मैं आपको बताऊंगी, उसमें हेल्प जरूर कर सकते हैं डॉक्टर की, बाकी ये कोई सर्जन या पैथोलॉजिस्ट ही करता है स्पेसिमेन कलेक्शन का काम। हेल्प कर सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारे जो ट्रेंड हो जाते हैं एकदम भाई साथ में रह रह के सैंपल टिश्यू कलेक्शन कर करके, तो हाँ वो कलेक्शन कर सकता है अगर ट्रेंड है, एक्सपीरियंस है उसको, और अच्छे से प्रोसेसिंग उसको पूरी आती है तो। अदरवाइज पैथोलॉजिस्ट या सर्जन ही करते हैं ये काम, है ना। चलो, क्योंकि ड्यूरिंग सर्जरी निकाल रहे हैं या ऐसे भी अगर नॉर्मली टिश्यू कलेक्ट करके भेज रहे हैं, तो वो पैथोलॉजिस्ट का और इनका ही काम होता है। चलो, अब बात करते हैं हम स्पेसिमेन की। हाँ, तो स्पेसिमेन जो है, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन होते हैं, लेकिन इसमें हम सबसे मेजरली अगर बात करें, जो कि एक ऐसा कॉमन टर्म है जो कि हर जगह आपको पढ़ना है, वो है बायोप्सी। क्या होता है? बायोप्सी। तो याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बायोप्सी, और एक और ऑटोप्सी के बारे में मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो कुछ 3-4 टाइप के टिश्यू स्पेसिमेन कलेक्शन हम देखेंगे यहाँ पे, जिसमें सबसे पहला है बायोप्सी स्पेसिमेन। बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी मतलब कि बायोप्सी इज अ रिमूवल ऑफ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू फ्रॉम अ लिविंग बॉडी। बायोप्सी वो स्पेसिमेन होता है जो किसी लिविंग बॉडी से, है ना, किसी लिविंग बॉडी से एक स्मॉल पीस निकाला जाता है टिश्यू का, उसको हम कहते हैं बायोप्सी। क्या कहा मैंने? कि जब किसी लिविंग बॉडी से एक टिश्यू का स्मॉल पीस निकाला जाता है, तो उसको हम बायोप्सी कहते हैं। अब ये बायोप्सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। जैसे कि सबसे पहले बात करें इनसिजनल बायोप्सी, है ना। इनसिजनल बायोप्सी क्या होती है? In seasonal biopsy, in this only disease part of the lesion is removed by incising the lesions. Lesions मतलब कि कोई भी घाव हुआ है। लीजन्स का मतलब ये होता है कोई घाव या अफेक्टेड एरिया है। जैसे कि हम मान लें कि अल्सर हो गया किसी को, है ना, या कोई बड़ा इस तरीके से घाव हो गया। लीजन्स का मतलब यही होता है कि एबनॉर्मल टिश्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो इन सीजनल का मतलब होता है, इन सीजन का मतलब कट, है ना। तो केवल डिसीज पार्ट, क्या लिखा है यहाँ पे? ओनली जो अफेक्टेड एरिया है, ओनली डिसीज पार्ट ऑफ द लीजन्स, किसी घाव का केवल अफेक्टेड एरिया निकाल के और फिर लेब में भेजना, उसको हम कहते हैं इन सीजनल बायोप्सी। जैसे कि ये दिख रहा है आपको इन सीजन, ये कट करके छोटा सा हिस्सा इसका निकाला जाता है, एक डिसीज पार्ट छोटा सा, और भेजा जाता है कि क्या कंडीशन है उसमें, क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस है और कारण क्या है उसका, है ना। तो ये हो गया इन सीजनल बायोप्सी। एक्सीजनल में क्या होता है? In this, the entire abnormal disease part or lesion is surgically removed along with the rim of the normal tissue. कोई अफेक्टेड एरिया, इसमें क्या हमने बताया कि जो डिसीज पार्ट है, ओनली डिसीज पार्ट है ना, जो अफेक्टेड एरिया है बस ओनली उसको निकाला जाता है, उसका पीस निकाला जाता है। जबकि एक्सीजनल में क्या होता है? एंटायर, जैसे ये यहाँ पे लीजन है ना, तो ये इतना इतना पार्ट जो है पूरा निकाल दिया। इंटायर एबनॉर्मल डिसीज पार्ट, इंटायर मतलब कि पूरा, एबनॉर्मल पार्ट जो है वो निकाला जाता है, साथ में आसपास के जो नॉर्मल टिश्यू है उनको भी निकाला जाता है, ताकि मान लो कि जैसे पास पास से निकाल दिया, अगर वो एरिया अफेक्टेड है तो वो बाकी के सेल टिश्यू को भी खराब कर सकता है ना। तो इसीलिए नॉर्मल टिश्यू को भी इसमें निकाला गया और फिर वो हिस्टोपैथो लैब में भेजा गया, हिस्टोपैथो एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया, टिश्यू एग्जामिनेशन के लिए।
है ना। तो ये हो जाता है एक्सिजनल बायोप्सीज, है ना, ये सर्जिकली रिमूव्ड होता है, सर्जिकल प्रोसेस से इसको रिमूव किया जाता है। फिर बात आती है पंच बायोप्सी की। पंच बायोप्सी क्या होती है? पंच मारना, है ना। तो पंच कैसे मारेंगे? देखो, एक टिश्यू बीट, है ना, यानी कि सर्कुलर पीस ऑफ टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम एन अल्सरेटिव लीजन्स, है ना। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो पंच इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2 to 6 mm डायमीटर इसकी होती है ना। तो इसको पंच करके, मतलब इस तरीके से सर्कुलर रोटेशन में इस तरीके से घुमाते हैं और एक टिश्यू का स्मॉल पीस निकालते हैं, ठीक है। तो वो हो जाता है आपका पंच बायोप्सी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्किन के अंदर, ये जैसे स्किन का कोई सा एरिया अफेक्टेड है तो वो अंदर डाला जाएगा और फिर सर्कुलर मोशन में घुमा के और इसके अंदर से टिश्यू, ऐसा कैसा टिश्यू बाहर आ जाएगा, है ना। टिश्यू की बीट या सर्कुलर पीस आ जाएगा छोटा सा, इस तरीके से एक पीस बाहर निकल के आ जाएगा, है ना। जैसे कोई ढक्कन है अपने पास में, है ना, अभी ढक्कन तो मेरे पास है नहीं यहाँ पे। हाँ, तो एक चलो बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं अपन को। यहाँ देखो, जैसे हम आटा लगाते हैं ना, तो आपने आटा लगा के ऐसे रखा हुआ है और ये ढक्कन लिया, उसको उसमें लगाया, घुमाया और बाहर निकाला, तो क्या किया आपने? जितना इस उसमें डाला उतना का उतना पीस आपका बाहर आ जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे इसको समझ लो, ये है पंच बायोप्सी। इस तरीके से यहाँ पे इसको अंदर पेनिट्रेट किया जाता है और स्पेसिमेन टिश्यू को निकाल के बाहर लाया जाता है। तो ये है पंच बायोप्सी। इस तरीके से अफेक्टेड एरिया को, वहां के टिश्यू को बाहर निकाला जाता है, जो कि सर्कुलर पीस होता है। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। वैसे मैं केवल यहाँ पे नाम और इनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे रही हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के स्पेसिमेन होते हैं, क्योंकि हमारे पास आएंगे स्पेसिमेन तो हम देख के ही समझ जाएंगे कि भाई ये किस टाइप का स्पेसिमेन है ना। उसके बाद बात करें हम, कोर यानी कि निडल बायोप्सी होती है एक। निडल बायोप्सी में क्या होता है? एक पतली निडल का यूज होता है, बहुत ज्यादा पतली भी नहीं, बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं। तो ये एक निडल होती है, इस निडल की मदद से जो अफेक्टेड एरिया है वहां से स्पेसिमेन यानी कि टिश्यू कलेक्ट किया जाता है। देखो, यूजिंग अ लॉन्ग थीन होलो निडल अ कोर ऑफ टिश्यू अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 mm वाइड एंड 2 cm लॉन्ग इज ऑप्टेड। ये पूरा प्रोसीजर जो होता है ना, यूएसजी और सीटी स्कैन के गाइडेड में होता है ना। देखा जाता है कि भैया जहां निडिल डाल रहे हैं अफेक्टेड एरिया कहाँ है, कहाँ पे निडिल डालना है और टिश्यू कलेक्ट करके लाना है। जैसे कि हम देख रहे हैं ये वाला अफेक्टेड एरिया है, तो ये सीटी स्कैन या यूएसजी के अंदर हम देखेंगे कि ये जो निडल हम डाल रहे हैं इसी अफेक्टेड एरिया में जाए, क्योंकि यहीं से हमें स्पेसिमेन कलेक्ट करके लाना है ना। जैसे ये निडल इंसरेशन साइट्स है, ये अंदर का बताया हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पे इस निडल को अंदर डालेंगे, इसको ऑल्सो ट्रू कट बायोप्सी भी कहते हैं, है ना। ट्रू कट बायोप्सी भी कहते हैं, है ना। ट्रू कट बायोप्सी भी कहते हैं, मतलब कि एक ट्रू ट्रू मतलब कि जो अफेक्टेड एरिया है डायरेक्ट वहीं से स्पेसिमेन कलेक्ट करके लाना। तो ट्रू कट एरिया, तो जब इसमें आप स्पेसिमेन लाएंगे ना, चूंकि इसमें एक निडिल है ना, जैसे ही आप यहाँ पे एक इस तरीके से स्विच टाइप होता है, जैसे आप निडिल अंदर इंसर्ट करेंगे वो एकदम से अंदर जाएगी और स्पेसिमेन को ले लेगी, यानी कि टिश्यू को अपने अंदर ले लेगी निडिल। फिर धीरे धीरे उसको बाहर निकाल लिया जाता है। जब बाहर निकालते हैं तो कुछ एक सिलेंड्रिकल टाइप स्पेसिमेन आपके पास में आता है, इस तरीके से, है ना। देखो, द needle is inserted through the skin to the affected area and cylindrical shape sample is removed without damaging any surrounding cell structure। मतलब ऐसा नहीं कि भाई सराउंडिंग जो है उसके टिश्यू सेल्स वगैरह उनको भी कट किया जा रहा है, सीधा अफेक्टेड एरिया पे गया, टिश्यू को कलेक्ट किया और निडल को बाहर निकाला। ये प्रोसीजर होती है कोर या निडल बायोप्सी के अंदर, है ना। बहुत सिंपल है। सिंपल तो क्या है भाई, इसके लिए भी बहुत ट्रेन टेक्नीशियन की जरूरत होती है। ये हिस्टोटेक इसकी बोल रही थी मैं कि इसको हिस्टोटेक्नोलॉजिस्ट भी कर सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, डॉक्टर की गाइडेंस में होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है इन द कोर बायोप्सी, निडल बायोप्सी या फिर ट्रू कट बायोप्सी भी इसको कहा जाता है ना। या ऑटोमेटेड बायोप्सी गन भी कहा जाता है, क्योंकि एक गन टाइप ही यहाँ पे यूज होती है ये, है ना। गन टाइप ही यूज होती है, एक निडिल होती है उसमें लगी हुई और जैसे ही आप उसको प्रिक करेंगे तुरंत वो अंदर जाके एकदम से स्पेसिमेन को, टिश्यू को अपने अंदर लेगी और फिर बाहर निडिल को निकाल लेंगे।
ठीक है, तो ये है कोर निडल बायोप्सी। फिर बात करते हैं एंडोस्कोपी बायोप्सी। एंडोस्कोपी बायोप्सी का मतलब क्या होता है? इसमें एक एंडोस्कोप का यूज किया जाता है, मतलब एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, उसके आगे कैमरा लगा हुआ होता है और एक फोर्सेप भी लगा हुआ होता है। फोर्सेप की मदद से कट करेंगे और कैमरे की मदद से हमें विजुअलाइज्ड होगा कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से कट करना है। देखो, इट इज परफॉर्म्ड थ्रू एंडोस्कोप, है ना। एंडोस्कोप क्या है? एक लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है दैट हैज अ क्लोज फोकसिंग टेलीस्कोप्स ऑन द एंड ऑफ व्यूइंग। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो है, देखो एक मिनट, ये यहाँ पे इस तरीके से आपको लाइट दिखाई दे रही है, कैमरा है ना, ये स्टमक है और यहाँ से ये फ्लेक्सिकल ट्यूब ईसोफेगस के थ्रू डाली और अंदर आई, और अब यहाँ से स्पेसिमेन कलेक्ट करना है। तो देखो, ये लाइट यहाँ पे बताएगी कि ये यहाँ पे अफेक्टेड एरिया है, और फिर यहाँ से उस फोर्सेप के जरिए बायोप्सी स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है। इस तरीके से होता है ना। ये ईसोफेगस है, ये एंडोस्कोप है, ये स्टमक है, और यहाँ पे ये लाइट डल रही है ना। ये इंटीरियर है स्टमक का, ये एंडोस्कोप की लाइट इस तरीके से आ रही है, और ये स्टमक की यहाँ से लाइनिंग है, और यहाँ पे हो रहा है स्पेसिमेन कलेक्शन, है ना। यहाँ पे हो रहा है बायोप्सी सैंपल कलेक्टेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो, यूजुअली परफॉर्म्ड फॉर लीजन्स इन द जीआईटी, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, जेनाइटल ट्रैक्ट्स, है ना। तो इन एरिया में अगर कोई भी लीजन्स है, तो इन इस एंडोस्कोपी के जरिए स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है बायोप्सी का। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी में हो, चाहे यूरिनरी में हो, चाहे जेनाइटल ट्रैक्ट में हो, या फिर चाहे जीआईटी में हो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हो, जैसे कि स्टमक का एग्जांपल अपन ने दिया। तो इस तरीके से किया जाता है। इन दिस फर्स्ट ऑर्गन इज विजुअलाइज्ड फॉर एबनॉर्मलिटी एंड टिश्यू इज टेकन फ्रॉम एबनॉर्मल पार्ट। पहले विजुअलाइजेशन होता है कि भाई ये यहाँ पे अफेक्टेड एरिया है, उसके बाद में फिर कलेक्शन होता है इस टिश्यू का। ठीक है, तो ये इतने टाइप के बायोप्सी स्पेसिमेन होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इंसिजनल क्या है, एक्सिजनल क्या है, पंच बायोप्सी क्या है, और एंडोस्कोपी बायोप्सी क्या है, कोर निडल बायोप्सी या ट्रू कट बायोप्सी क्या है, या ऑटोमेटेड गन बायोप्सी भी इसको बोलते हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया कि इन इन तरीकों से सैंपल कलेक्ट किया जाता है, इस टिश्यू स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है। अब ये तो हो गया बायोप्सी। इसके अलावा हम बात करें, मतलब मैंने बताया कि एक छोटा स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू कलेक्ट किया जा रहा है ना, अलग अलग तरीके से। लेकिन इसके अलावा भी, जैसे रिसेक्टेड स्पेसिमेन या फिर रिसेक्शन भी जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि लार्ज स्पेसिमेन इंक्लूडिंग इंटायर ऑर्गन और पार्ट ऑफ ऑर्गन। अभी हमने क्या देखा कि एक छोटा सा स्मॉल पीस कनेक्ट किया जा रहा है, वो चाहे इंसिजनल हो, एक्सिजनल हो, पंच बायोप्सी के थ्रू, पंच में भी हम इस तरीके से डाल के पीस कलेक्ट कर रहे हैं, एंडोस्कोपी में एंडोस्कोप के जरिए हम कलेक्ट कर रहे हैं, निडल के जरिए हम कलेक्शन कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, स्मॉल स्मॉल टिश्यू कलेक्ट किया। लेकिन रिसेक्टेड स्पेसिमेन में क्या होता है, ओवरऑल अफेक्टेड ऑर्गन आर निकाल के और हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भेज दिया जाता है ना। तो लार्ज स्पेसिमेन इंक्लूडिंग इंटायर ऑर्गन, यानी कि पूरा का पूरा ऑर्गन ही निकाल दिया, पूरा का पूरा गॉल ब्लेडर ही निकाल के भेज दिया जो अफेक्टेड था। पेशेंट को दिक्कत हो सकती है इससे, तो बाकी के ऑर्गन आपके सारे खराब हो सकते हैं, तो पूरा गॉल ब्लेडर ही निकाल के भेज दिया, है ना। तो या फिर उसके पार्ट निकाल के भेज दिया। तो ये होता है रिसेक्टेड स्पेसिमेन। कॉमनली रिसीव्ड इन कैंसर केसेस में ऐसा होता है कि पूरा ऑर्गन निकाल दिया, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया किसी को, जैसे मैंने गॉल ब्लेडर का एग्जांपल आपको दिया। तो इस कंडीशन में टू कंफर्म द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के लिए भेजा जाता है कि कारण क्या है डिसीज का। चलो, टू स्टडी सर्जिकल मार्जिन ऑफ रिसेक्शंस फॉर ट्यूमर इन्वॉल्वमेंट, है ना। इसमें क्या करते हैं, सर्जिकल मार्जिन ऑफ रिसेक्शन। सर्जिकल मार्जिन, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज निकाली, जैसे हम बात करें यहाँ पे ये एक ऑर्गन है ना, इसको निकाल कर भेज दिया। मार्जिन मतलब कि जब इसको निकाला जाता है तो साइड से जो नॉर्मल टिश्यू वगैरह है, ये सारी चीजें आती है ना, आसपास का भी जो मार्जिन है वो भी देखा जाता है, उसकी भी स्टडी करी जाती है कि बाकी के जो अदर साइड्स के ऑर्गन या टिश्यू है वो तो अफेक्टेड नहीं है। मतलब कि इंटायर हमने जो पूरा ऑर्गन निकाला है उसमें अफेक्टेड एरिया के अलावा आसपास नॉर्मल टिश्यू होना चाहिए, है ना। अफेक्टेड एरिया के अलावा आसपास नॉर्मल टिश्यू होना चाहिए, वो मार्जिन देखी जाती है ना। नहीं तो क्या होगा भाई, बाकी के अदर ऑर्गन टिश्यू अफेक्टेड हो जाएंगे अगर आसपास कहीं पर भी कोई भी एबनॉर्मल टिश्यू बच गया तो, है ना। तो ये चीज
इसमें स्टडी करी जाती है। अब देखो सर्जिकल स्पेसिमेन की हम बात करें तो सर्जिकल स्पेसिमेन मतलब कि टिश्यू और ऑर्गन रिमूव ड्यूरिंग सर्जरी रिसीव्ड फॉर कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस एंड एक्सटेंट ऑफ डिसीज। मतलब कि जो कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हो रही है और उस दौरान कोई भी टिश्यू निकाला जा रहा है, उस दौरान कोई भी ऑर्गन निकाला जा रहा है ड्यूरिंग सर्जरी, तो वो कहलाएगा सर्जिकल स्पेसिमेन। अब सर्जिकल स्पेसिमेन में ही आपके ये सारी चीजें आ जाती है, जैसे कुछ बायोप्सीज वगैरह भी हमने देखी, तो ड्यूरिंग सर्जरी निकाल रहे हैं तो वही सर्जिकल स्पेसिमेन के अंदर आएगा, लेकिन अलग अलग टाइप की बायोप्सी हमने देखी है ना। अब हो सकता है कि वो बायोप्सी आपके सर्जिकल स्पेसिमेन के अंदर आए। अगर सर्जरी के थ्रू निकाल रहे हैं, मतलब कि ड्यूरिंग सर्जरी निकाल रहे हैं, तो वो सर्जिकल स्पेसिमेन हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। जैसे अपेंडिक्स, किसको अपेंडिसाइटिस हो गया, अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो गया, तो उसको निकालना जरूरी है। गॉल ब्लेडर स्टोन हो गया, है ना, ट्यूमर स्पेसिमेन है, कोई ट्यूमर है, गांठ जिसको मैंने बोला, तो ट्यूमर का मतलब होता है एक स्मॉल पीस या लंप बन जाना, पीस नहीं, स्मॉल लंप बन जाना, एक मास बन जाना, है ना, बाहर जैसे दिखता है ना, एक गांठ जैसी बन जाती है, तो वो एबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ के कारण होता है ना। जरूरी नहीं हो कि वो कैंसर ही हो, नॉन कैंसरस भी हो सकता है ना। तो अपेंडिक्स, गॉल ब्लेडर या फिर कोई ट्यूमर स्पेसिमेन जो कि ड्यूरिंग सर्जरी निकाला जाता है उसको सर्जिकल स्पेसिमेन बोला जाता है। अब आता है एक ऑटोप्सी। दो चीजें जो मैंने शुरुआत में आपको बताई, एक तो होती बायोप्सी और एक होती ऑटोप्सी। तो ये ऑटोप्सी क्या है? ऑटोप्सी मतलब कि वो स्पेसिमेन जो कि किसी व्यक्ति की डेथ होने के बाद निकाला जा रहा है, उसको कहा जाता है ऑटोप्सी, है ना। और टिश्यू आर कलेक्टेड, है ना, टिश्यू आर कलेक्टेड ड्यूरिंग पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम मतलब कि व्यक्ति के मरने के बाद जो टिश्यू कलेक्शन किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है? टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ, कि उस व्यक्ति की डेथ किस कारण से हुई है ना। कई बार पोस्टमार्टम करते हैं, पेशेंट आता है कि भैया उसकी डेथ का कारण क्या है, किसी बीमारी के कारण हुआ है या कैसे उसकी डेथ हुई है, ये टिश्यू कलेक्शन करके और फिर एग्जामिनेशन किया जाता है और फिर देखा जाता है। तो ये ऑटोप्सी कहलाता है, डिटरमाइन द कोज ऑफ डेथ एंड स्टडी डिसीज चेंजेस इन टिश्यू, यानी कि कोई सी बीमारी के कारण किसी टिश्यू में क्या चेंजेस हुआ है, ये भी स्टडी करी जाती है इसमें। तो उसको हम कहते हैं ऑटोप्सी स्पेसिमेन। ठीक है, तो बायोप्सी, ऑटोप्सी, कितने प्रकार के स्पेसिमेन होते हैं जो कि हिस्टोपैथोलॉजी लैब में आते हैं और उनकी स्टडी करी जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें ब्लड, यूरिन वगैरह ये नहीं आते हैं। हिस्टोपैथो मतलब कि टिश्यू की स्टडी करी जाती है। तो ये अलग अलग टाइप के टिश्यू स्पेसिमेन आते हैं, अलग अलग प्रोसीजर से निकाले जाते हैं। किसी में पूरा बड़ा ऑर्गन भी आ जाता है, किसी में स्मॉल टिश्यू कट होके आता है। तो ये सारी चीजें जब आती है तो फिर हिस्टोटेक्नीशियन, हिस्टोटेक्नोलॉजिस्ट को उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है। ये तो स्पेसिमेन भेजने का काम हो गया भाई डॉक्टर का, है ना। वहां से उन्होंने स्पेसिमेन कलेक्शन किया और फिर हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भेज दिया। आगे की प्रोसेसिंग जो होती है वो हिस्टो टेक्नीशियन को करनी होती है ना। कैसे स्लाइड प्रिपेयर करना है, कैसे टिश्यू का जो है मतलब प्रोसेसिंग करना है, पूरी प्रोसेसिंग में बहुत सारे स्टेप्स होती है, तो वो बहुत जरूरी होती है। अगर प्रोसेसिंग ही आपकी गलत होगी तो क्या होगा, आपका रिजल्ट भी गलत आएगा, है ना। तो प्रोसेसिंग, प्रॉपर हैंडलिंग, ये सारी चीजें जरूरी होती है। अगर रिजल्ट गलत आएगा तो पेशेंट का डायग्नोसिस सही नहीं हो पाएगा, है ना। तो अब हम आपको बताते हैं वो सारी टर्म्स जो कि हमें पता होना चाहिए। वैसे जरूरी नहीं है कि केवल हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तभी हमें इसके बारे में आना चाहिए, क्योंकि हम वायरोलॉजी पढ़ते हैं, पैरासाइटोलॉजी पढ़ते हैं, उनमें भी ये टर्म्स हमारे आते हैं, है ना। डिसीज का डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस, एटियोलॉजी, ये कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स है जो कि नॉर्मली हमारे मोस्टली बहुत सारे सब्जेक्ट में हमें पढ़ने होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी में आपको बता देती हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड रिलेशन ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इनके बारे में समझा देती हूँ, ताकि आगे अगर ये कभी टर्म्स आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले बात करते हैं डायग्नोसिस की। देखो डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी भी डिसीज का आइडेंटिफिकेशन करना। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि रोग की पहचान, कि कौन सी डिसीज है, टिश्यू में क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ है। जैसे कि कोई ब्रेस्ट लंप निकाल के हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भेजा गया, उसका एग्जामिनेशन किया गया और फिर पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर है
ना। तो ये डायग्नोसिस में होता है, इसमें क्या कर रहे हैं, डिसीज का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, आइडेंटी, बीमारी का पता लगाना है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज, बीमारी का पता लगाना। अब देखो, जैसे हम हिस्टोपैथो में बात कर रहे हैं इसीलिए टिश्यू की बात कर रहे हैं, है ना, बाय एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू। लेकिन अगर हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, सीटी स्कैन से भी डायग्नोसिस किया जाता है, एक्सरे से भी किया जाता है, ब्लड कलेक्शन करके भी किया जाता है, बहुत सारी टेक्निक्स होती है। बट हम हिस्टोपैथो की बात कर रहे हैं इसीलिए बाय एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज, डिसीज का, बीमारी का पता लगाना, जैसे मैंने ब्रेस्ट लम्प का एग्जाम्पल दिया। अब प्रोग्नोसिस क्या है, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है प्रोडक्शंस ऑफ द कोर्स ऑफ डिसीज, ट्रीटमेंट एंड रिजल्ट। प्रिडिक्शन, prediction of the course of disease, treatment and result। मतलब कि कोई बीमारी है तो उस बीमारी का फ्यूचर क्या होगा, वो होता है प्रोग्नोसिस, है ना। जैसे डायग्नोसिस हुआ, पता लगा लिया कि भाई ये बीमारी है इसको, है ना, जैसे मैंने कैंसरस और नॉन कैंसरस का एग्जांपल आपको दिया। अब उसका फ्यूचर क्या होगा, ट्रीटमेंट अगर उसको देंगे तो वो कितना इफेक्टिव होगा, क्या उसका रिजल्ट रहेगा, क्या पेशेंट ठीक होगा या नहीं होगा, कितने टाइम में होगा, ये सारी चीजें आती है प्रोग्नोसिस के अंदर, है ना। तो डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस दोनों अलग अलग चीजें। डायग्नोसिस है डिसीज का आइडेंटिफिकेशन करना, और प्रोग्नोसिस का मतलब होता है सीधा सा हम समझो कि डिसीज का फ्यूचर, है ना, कि फ्यूचर क्या होगा। फिर बात करें ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी जो है मतलब होता है कि आ, किसी भी डिसीज का किसी वजह से होना, किस वजह से होना, मतलब कोई बीमारी हुई है, सपोज दैट टीबी हुई, तो टीबी का कारण क्या है, ओरिजिन कहाँ से हुई है ना। तो कोज, इसमें हम लिखते हैं कोज ऑफ ओरिजिन ऑफ डिसीज, ओरिजिन ऑफ डिसीज, मतलब कि कोई भी बीमारी हुई, जैसे कि टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा हुई है, टाइफॉइड हुआ साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण। तो टाइफॉइड होने का ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से हुआ भाई, बैक्टीरिया के कारण, है ना। तो वो होता है ईटियोलॉजी, कारण क्या है डिसीज के उत्पन्न होने का, वो होता है ईटियोलॉजी, है ना। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण, पैथो मतलब कि डिसीज, डिसीज का निर्माण यानी कि डेवलपमेंट ऑफ डिसीज, है ना। पैथोजेनेसिस में डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ डिसीज। जैसे हमने कोई भी वायरस पढ़ा, मैंने पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स आपको पढ़ाया, वायरस आपको पढ़ाया, फंगस आपको पढ़ाया। तो कोई भी फंगस जब हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो वो कैसे एंट्री ले रहा है, कैसे हमारे ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, कैसे स्प्रेड हो रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है, ये सारी चीजें, और कैसे पेशेंट के अंदर सिम्टम्स शो हुए लास्ट में जाके। तो ये होता है पैथोजेनेसिस, कि उस डिसीज का निर्माण कैसे हुआ, डेवलपमेंट ऑफ डिसीज, प्रोग्रेस कैसे कर रही है, वो कैसे हमारी बॉडी में स्प्रेड हो रही है, क्या उसका तरीका है, नोज के थ्रू हमारी बॉडी में एंट्री हुआ, लंग्स को अफेक्ट किया, फिर ब्लड एंड लिम्फ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर अगर स्प्रेड हुआ, तो ये होता है पूरा पैथोजेनेसिस, है ना। ये पैथोजेनेसिस में हम देखते हैं। अब लीजन का मतलब क्या होता है, अभी लीजन के बारे में मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी जगह लीजन लीजन वर्ड आया। तो ये लीजन क्या है, लीजन मतलब होता है कि जैसे एबनॉर्मल एरिया ऑफ टिश्यू, है ना। लीजन क्या है, एबनॉर्मल एरिया ऑफ टिश्यू, है ना, जो कि अफेक्टेड है किसी डिसीज से। जैसे कि अल्सर का एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि कोई अल्सर हो गया, है ना, कोई दाग लग गया, है ना, हमारे स्किन पे कोई दाग है भाई, किसी टिश्यू पे कोई दाग दिख रहा है, तो वो किसी डिसीज के कारण हुआ है, किसी भी कंडीशन के कारण हुआ है, तो वो एबनॉर्मल है, नॉर्मली तो नहीं था, नहीं होना चाहिए, हमारा टिश्यू नॉर्मल होना चाहिए, कोई दाग वाग नहीं है। लेकिन उसपे जैसे मैंने एक अल्सर आपको बताया है, तो अल्सर क्या है, एबनॉर्मल है ना, एबनॉर्मल एरिया ऑफ टिश्यू। फिर बात करें नियोप्लाज्म की, तो नियोप्लाज्म क्या होता है, नियोप्लाज्म मतलब होता है कोई भी एबनॉर्मल, या फिर हम कहें तो एबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू, है ना, एबनॉर्मल और अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ टिश्यू और
अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू, मतलब कि किसी भी टिश्यू का एबनॉर्मल तरीके से या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाना। अब ये जो नियोप्लाज्म है वो कैंसरस भी हो सकता है, मतलब मैलिग्नेंट भी हो सकता है या बेनाइन भी हो सकता है, नॉन कैंसरस भी हो सकता है या कैंसरस भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी टिश्यू का एबनॉर्मल या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाना, जैसे कि ट्यूमर है ना, जैसे कि ट्यूमर है मतलब कि गांठ बन गई, तो गांठ या कोई भी मास बन गया, कोई भी लंप है ना, कोई भी एक्सेसिव ग्रोथ जो हमें दिखती है, तो वो होता है नियोप्लाज्म। ठीक है, लेकिन वो बेनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। ठीक है, उसी को हम नियोप्लाज्म कहते हैं। समझ में आया? उसके बाद आता है ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, ट्यूमर यानी कि किसी भी टिश्यू का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर जाना, है ना। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है मतलब कि वहां पे वो इकट्ठा हो जाएगा, एग्रीगेशन हो जाएगा, तो उसकी वजह से एक मास बन जाएगा। नियोप्लाज्म में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है टिश्यू की, उसकी वजह से क्या फॉर्म हो रहा है, उसकी वजह से फॉर्म हो रहा है ट्यूमर, है ना। ट्यूमर, तो ट्यूमर क्या है, ट्यूमर है एक मास, या फिर आप कह सकते हैं लंप, या फिर कह सकते हैं कोई स्वेलिंग, है ना, स्वेलिंग, जो कि किसकी वजह से हुई, ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू, किसी एबनॉर्मल टिश्यू के एग्रीगेशन के कारण, क्योंकि वहां पे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हुई है किसी टिश्यू की, तो उसके कारण एक लंप बन जाता है, एक स्वेलिंग हो जाती है, एक मास बन जाता है, उसको कहा जाता है ट्यूमर। अब ये जो ट्यूमर है वो बेनाइन भी हो सकता है, वो मैलिग्नेंट भी हो सकता है। बेनाइन का मतलब होता है नॉन कैंसरस, है ना, नॉन कैंसरस। नॉन कैंसरस का मतलब समझते हैं, मतलब कि वो आपकी बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा, बहुत स्लो ग्रोविंग है, स्लो ग्रोथ करेगा, स्प्रेड नहीं होगा, है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो उसको कहा जाता है नॉन कैंसरस, है ना, जो कि ठीक हो जाता है आसानी से। फिर बात करें मैलिग्नेंट की, मतलब कि कैंसरस, कैंसरस ग्रोथ जो कि इन्वेसिव नेचर की होती है। कैंसरस ग्रोथ मतलब कि फास्ट ग्रोविंग, बहुत तेजी से ग्रो करेगा, आपकी पूरी बॉडी में भी फैल जाएगा ब्लड और लिम्फ के थ्रू, है ना। और बेनाइन में क्या हो रहा है कि ये स्लो ग्रोविंग है, खतरनाक नहीं है, ये डेंजरस होगा, ये डेंजरस नहीं है, ये स्लो ग्रोविंग है, ये फास्ट ग्रोविंग है, और ये बाकी के ऑर्गन को भी अफेक्ट, ये बाकी के ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करेगा बिकॉज स्प्रेड नहीं होगा, और ये स्प्रेड हो सकता है, बाकी के ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो कैंसरस टिश्यू स्प्रेड हो रहा है, उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, और बेनाइन ट्यूमर मतलब नॉन कैंसरस। लास्ट में आता है मेटास्टेसिस, जैसा कि अभी मैंने बताया कि कोई मैलिग्नेंट कंडीशंस है ना, तो वो जो टिश्यू है जो कि स्प्रेड हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस। क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस इज द स्प्रेड ऑफ मैलिग्नेंट, स्प्रेड ऑफ मैलिग्नेंट टिश्यू, है ना, मैलिग्नेंट टिश्यू का स्प्रेड होना, या टिश्यू की जगह डायरेक्टली आप ट्यूमर भी लिख सकते हैं, है ना, टिश्यू की जगह आप ट्यूमर भी लिख सकते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर का स्प्रेड होना, आपकी बॉडी के अदर ऑर्गन को अफेक्ट करना, तो वो होता है मेटास्टैसिस। ठीक है, कि प्राइमरी साइट से अदर ऑर्गन तक पहुंच जाना, स्प्रेड होना, उसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम डायग्नोसिस करें, अगर एग्जामिनेशन करते हैं टिश्यू का, तो उसमें बहुत सारे सीधे टर्म्स रिपोर्ट बनती है, तो ये लिखे जाते हैं, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, लीजन्स, नियोप्लाज्म, ट्यूमर, है ना, मैलिग्नेंट्स क्या है, बेनाइन क्या है, मेटास्टेसिस क्या है, तो आई होप आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गई हूँ, सुपरफिशियली आपको बता दिया है कि इनका मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं बेसिक स्टेप ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी, जिसमें होता है हिस्टोटेक्नीशियन टेक्नोलॉजिस्ट का रोल।
है ना। और यहीं से हमारे हिस्टोपैथोलॉजी की शुरुआत होती है। अभी तो मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी कि हिस्टोपैथोलॉजी क्या होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं। अब शुरुआत होती है प्रोसेसिंग की, कि जैसे ही आपके पास में स्पेसिमेन आता है तो उसकी क्या प्रोसेसिंग होती है। जैसा मैंने बोला कि टिश्यू को बहुत सारे स्टेप से गुजरना होता है, तब जाके वो फाइनल एग्जामिनेशन पे आता है। तो जैसे ही हिस्टोपैथोलॉजी लैब में सैंपल आता है तो आपका रोल स्टार्ट हो जाता है। और आपका रोल क्या है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, वो मैं आपको बहुत बेसिकली यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि वन बाय वन हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। सारी चीजें हमें डिटेल में पढ़ना होगी, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देखो, बेसिक स्टेप्स की हम बात करें तो हिस्टोपैथोलॉजी इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप टू प्रिपेयर टिश्यू फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ये स्टेप्स हैं जिसमें सैंपल आने से लगा के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन तक की जो बीच की प्रोसेस होती है सारी, वो होती है हिस्टोपैथोलॉजी टेक्निक्स, है ना। तो ये कौन से स्टेप्स होती है, आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है फिक्सेशन, कि हो सकता है कि जैसे सर्जरी के दौरान कोई टिश्यू जो है बॉडी से रिमूव किया और उसको हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भेजा गया। अब सबसे पहले तो ये चेक करना होता है कि वो फिक्सेशन के अंदर है या नहीं है ना। क्योंकि अगर फिक्सेशन नहीं होगा, अगर उसको फिक्सेशन में नहीं डाला गया, तो क्या होता है, वो टिश्यू खराब होने लग जाता है। अब कैसे खराब होता है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखो, फिक्सेशन का काम होता है, फिक्सेशन में मतलब एक कुछ केमिकल हम यूज करते हैं, केमिकल फिक्सेटिव्स यूज करते हैं, मतलब तो वो फिक्सेटिव का काम होता है उस टिश्यू के स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करना। मतलब जैसे हमारी बॉडी से टिश्यू को निकाला गया, तो बाहर आने के बाद भी वो टिश्यू का स्ट्रक्चर वैसा ही होना चाहिए, उसका साइज शेप बिगड़े ना, उसके लिए उसको एक प्रिजर्वेटिव में डाला जाता है, उसको हम फिक्सेटिव कहते हैं। तो फिक्सेशन एक प्रोसेस है जिसमें फिक्सेटिव का यूज किया जाता है, यानी कि उस फिक्सेटिव के अंदर टिश्यू को डाला जाता है ताकि उसका स्ट्रक्चर टिश्यू का ना बिगड़े, उसका साइज शेप एज इट इज रहे, ताकि एग्जामिनेशन सही से हो सके ना भैया। टिश्यू निकाल के आए, अगर फिक्सेशन में नहीं डाला तो उसका साइज शेप स्ट्रक्चर तो वैसे ही बिगड़ जाएगा। तो आप जब एग्जामिनेशन करेंगे तो एग्जामिनेशन भी गलत ही होगा, क्योंकि एक्चुअल में जो बॉडी के अंदर था वो बाहर अब रहा नहीं। तो ये होता है फिक्सेशन के अंदर। फिक्सेशन क्या है, फिक्सेशन एक प्रोसेस है टू प्रिजर्व प्रिजर्व टिश्यू स्ट्रक्चर, है ना। टिश्यू स्ट्रक्चर जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, एक कंटेनर है, उसके अंदर स्पेसिमेन डाल के भेजते हैं। तो कई बार वो फिक्सेटिव में भेजते हैं, कई बार नहीं भी भेजते हैं। वैसे तो फिक्सेटिव में ही तुरंत डाल देना चाहिए निकालने के बाद, ताकि वो बिगड़े ना, वो खराब ना हो। तो फिक्सेशन किया जाता है टिश्यू को ऑटोलाइसिस और डीकम्पोजिशन से बचाने के लिए। ऑटोलाइसिस एंड डीकम्पोजिशन, या कहें तो प्यूट्रिफिकेशन से, प्यूट्रिफैक्शन से बचाने के लिए हम फिक्सेशन करते हैं। अब ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन ये दो चीजें आई हैं। वैसे तो मैं इनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी, क्योंकि हम यहाँ पे अभी बेसिक बता रहे हैं आपको कि फिक्सेशन डीकैल्सिफिकेशन इस तरीके से प्रोसेस होती है, फिर टिश्यू का एग्जामिनेशन होता है। लेकिन फिक्सेशन के बारे में हम पूरा एक टॉपिक पूरा अच्छे से लेंगे कि फिक्सेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, फिक्सेशन का एम क्या होता है, कौन से फिक्सेटिव अच्छे होते हैं, कौन से खराब होते हैं, है ना। ये सारी चीजें आपको बताएंगे। अब देखो, मैंने आपको दो चीजें बताई है, ऑटोलाइसिस और प्यूट्रीफैक्शंस, है ना। ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन ये दोनों क्या है। ऑटोलाइसिस यानी कि जैसे ही सेल को हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, तो हमारी सेल्स क्या करती है, उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स बाहर निकलते हैं, बाहर रिलीज होते हैं और हमारी सेल को तोड़ देते हैं, लाइसिस कर देते हैं। तो खुद के ही, ऑटो का मतलब होता है खुद, खुद के ही एंजाइम्स बाहर निकाल के उसको खत्म कर देते हैं। तो उसकी वजह से सब कुछ खराब हो जाएगा आपका, फिर आप एग्जामिनेशन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज होती है प्यूट्रीफैक्शंस, मतलब कि जैसे ही हमारी सेल ने अपने एंजाइम्स रिलीज किए, उसको तोड़ना चालू किया, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, वहां पे ग्रो कर जाएंगे।
है ना। और बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, बैक्टीरिया मतलब उसकी कारण जो है ना पूरा टिश्यू का स्ट्रक्चर, साइज, शेप वगैरह सब बिगड़ जाएगा, वो सड़ने लगेगा। प्यूट्रिफिकेशन मतलब कि सड़ना, तो बैक्टीरिया के कारण वो सड़ने लगेगा, तो पूरा टिश्यू आपका खराब हो जाएगा। तो ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन से बचाने के लिए हम फिक्सेशन का यूज करते हैं। फिर आता है डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन वैसे तो हम केवल उन्हीं टिश्यू के लिए यूज करते हैं, अगर कोई बोन टिश्यू आता है, जो हार्ड टिश्यू आता है ना, उसमें से कैल्शियम को रिमूव किया जाता है और उसको सॉफ्ट बनाया जाता है ताकि आगे की प्रोसेसिंग इजी हो सके। तो डीकैल्सिफिकेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ कैल्शियम, रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम टिश्यू। ये सभी के लिए नहीं होता है, ओनली फॉर हार्ड टिश्यू के लिए होता है जिसमें कैल्शियम होता है ना। तो डी कैल्सिफिकेशन, डी का मतलब होता है रिमूव करना, कैल्सिफिकेशन मतलब कि कैल्शियम को रिमूव करना, ठीक है। फिर आती है नेक्स्ट स्टेप आपकी डीकैल्सिफिकेशन के बाद प्रोसेसिंग। वैसे तो ओवरऑल इसको भी हम टिश्यू प्रोसेसिंग बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ये तीन प्रोसेस जो हम अलग से पढ़ते हैं, उसमें आता है डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और इम्प्रेजनेशन, है ना। इसके लिए जार कंटेनर लगे हुए होते हैं जिसमें अलग अलग जार में डाला जाता है, टिश्यू को प्रोसेस किया जाता है, इसलिए इसको प्रोसेसिंग हम यहाँ पे बोलते हैं। तो डिहाइड्रेशन, नाम से समझ में आ रहा है, डी और हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब वाटर, ठीक है। डी का मतलब हटाना और हाइड्रेशन का मतलब किसको हटाना? वाटर को हटाना। तो रिमूवल ऑफ वाटर, टिश्यू में से वाटर को रिमूव करना बाय यूजिंग अल्कोहल, है ना। अलग अलग ग्रेड में हम अल्कोहल यूज करते हैं और अल्कोहल का यूज करके वाटर को रिमूव करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप क्लियरिंग। अब क्लियर करना, अब क्या हो गया, टिश्यू के अंदर अल्कोहल चला गया, वाटर रिमूव हो गया, तो फिर उस अल्कोहल को रिमूव करना होगा। तो क्लियरिंग में क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ अल्कोहल, है ना, अल्कोहल। इसमें कॉमनली यूज किया जाता है जाइलिन, जो कि एक क्लियरिंग एजेंट है ना। क्लियर कर रहा है तो उसको क्लियरिंग एजेंट कहा जाता है। फिर आता है इम्प्रेजिनेशन। इम्प्रेजिनेशन का मतलब कि जो क्लियरिंग एजेंट है जाइलिन, उसको रिमूव करके उसके अंदर पैराफिन वैक्स भरना, है ना। तो इम्प्रेजिनेशन में क्या होता है? इम्प्रेजिनेशन में इम्प्रेजिनेशन यानी कि इन पेनिट्रेट, है ना, पेनिट्रेशन ऑफ, इसमें क्या होता है? पेनिट्रेशन ऑफ पैराफिन वैक्स, है ना। पैराफिक्स, पैराफिन वैक्स इसके अंदर डाला जाता है ताकि आगे ये सारी प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? ताकि आगे की प्रोसेस अच्छे से कंटिन्यूअसली हो सके, है ना। फिर उसके बाद ब्लॉक प्रिपेयर किया जाता है सेक्शनिंग के लिए, ताकि थीन सेक्शन आप कट कर सकें उससे। तो एम्बेडिंग में होता है प्रिपरेशन ऑफ ब्लॉक, है ना। ब्लॉक प्रिपेयर किया जाता है जिसमें एल मोल्ड का यूज किया जाता है। कुछ इस तरीके का एल मोल्ड होता है, इसमें पैराफिन वैक्स डाला जाता है, टिश्यू डाला जाता है और एक ब्लॉक प्रिपेयर हो जाता है। जब उस वो ब्लॉक प्रिपेयर हो जाता है तो फिर उसके बाद में करते हैं सेक्शनिंग यानी कि माइक्रोटोमी। माइक्रोटोम का यूज किया जाता है और थीन सेक्शन कट किया जाता है ना। एक पतला थीन सेक्शन कट, थीन सेक्शन ऑफ टिश्यू, टिश्यू के पतले पतले सेक्शन कट किए जाते हैं और उसके बाद की जाती है स्टैनिंग, है ना। उसके बाद करी जाती है स्टैनिंग, है ना, स्टैन टिश्यू। इसमें टिश्यू स्टेन किया जाता है ताकि टिश्यू विजुअलाइज्ड हो सके। टिश्यू के विजुअलाइजेशन के लिए, टिश्यू को देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए उसके अंदर स्टेन डाला जाता है ताकि हम उसको देख पाए, है ना। अब स्टैनिंग में सबसे मोस्ट कॉमनली जो है, इसमें एच एंड ई स्टेनिंग हम यूज करते हैं, मेटॉक्सिलीन एंड इओसिन स्टेन यूज करते हैं। इसका प्रिंसिपल भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे भाई, एम्बेडिंग कैसे हो रही है, क्या इसमें हम यूज कर रहे हैं, सेक्शनिंग क्या कैसे हो रही है, कौन से माइक्रोटोम से कर रहे हैं, कितना सेक्शन कट करना है, कितनी साइज का कट करना है, स्टैनिंग में कौन कौन से टाइप की स्टैनिंग होती है, ये सब पढ़ेंगे, है ना। लास्ट में होती है माउंटिंग। माउंटिंग का मतलब होता है कि किसी मतलब टिश्यू को लॉन्ग टाइम तक आपको प्रिजर्व करके रखना है, तो उसके लिए माउंटिंग करी जाती है। माउंटिंग में मतलब हम कवरिंग करते हैं स्टेन सेक्शन को, जो भी हमारे पास में ये सेक्शन आया है टिश्यू सेक्शन, है ना। तो स्टेनिंग आपने कर लिया है, तो कवरिंग करते हैं हम, कवरिंग ऑफ स्टेन टिश्यू, है ना।
स्टेन टिश्यू या स्टेन टिश्यू सेक्शन जो है उसकी प्रॉपर कवरिंग करते हैं कवर स्लिप से, और इसमें हम माउंटिंग मीडिया यूज करते हैं, ये हम करते हैं परमानेंट प्रिजर्वेशन के लिए, है ना। कवरिंग करते हैं बाय यूजिंग माउंटिंग मीडिया। माउंटिंग मीडिया का यूज करते हैं किसके लिए, ताकि परमानेंट प्रिजर्वेशन उसका हो सके। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस होती है जो कि हमें पता होना चाहिए। अब वन बाय वन इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई ना कि हमें पढ़ना क्या है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। तो मैं सबसे पहले आपको फिक्सेशन पढ़ाऊंगी, लेकिन फिक्सेशन से पहले भी हमारा एक टॉपिक आएगा जिसमें हमें ग्रोसिंग पढ़ना होगी कि ग्रोसिंग क्या होती है, कैसे होती है। ग्रोसिंग मैंने इसमें ऐड नहीं करी है। तो एक चीज और होती है ग्रोसिंग। ग्रोसिंग में क्या होता है ना, एक चीज और होती है, वो भी लिखो भाई, ग्रोसिंग, है ना। तो ग्रोसिंग में मैं आपको बताऊंगी, ग्रोसिंग में क्या होता है कि जैसे कोई बड़ा पार्ट है और उसका छोटा बड़ा पार्ट है, मतलब बड़ा ऑर्गन आया है, तो उसका डिसीज से अफेक्टेड एरिया को देख के उसका छोटा टिश्यू निकालना और फिर उसका प्रोसेसिंग करना। अब केवल ग्रोसिंग में यही नहीं होता है, उसके अलावा सारी चीजें देखी जाती है कि ऑर्गन की साइज क्या है, या टिश्यू आया तो उसकी साइज क्या है, उसका कलर क्या है, उसका शेप क्या है जो आपके पास में आया है। ये सारी चीजें, मतलब ग्रोसिंग में क्या होता है, नेक डाई से एग्जामिनेशन करना। यहाँ हम कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन लास्ट में, है ना। माउंटिंग के बाद में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होती है। लेकिन ग्रोसिंग में क्या होता है कि नेक मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यानी कि नेक्ड आई से उसको देखना, उसको विजुलाइज करना और उसकी प्रॉपर्टीज को लिखना, साइज, शेप, कलर, डिसीज अफेक्टेड एरिया वगैरह सारी चीजें उसमें हम मेंशन करते हैं। ठीक है, ये होता है ग्रोसिंग के अंदर। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। फिर हम फिक्सेशन की क्लास स्टार्ट करेंगे। अब बात आती है कि हिस्टोपैथोलॉजी में एमएलटी का क्या रोल होता है। एमएलटी वही, मतलब हिस्टोटेक्नीशियन या हिस्टोटेक्नोलॉजिस्ट कह लो। तो क्या रोल आपका होता है, देखो। तो स्पेसिमेन को रिसीव करना, है ना, प्रॉपर स्पेसिमेन को हैंडल करना, ये सब काम आपका होता है। कि स्पेसिमेन आपके पास में आया तो रिसीव आपको करना है, उसमें सारी चीजें मेंशन करना है, पेशेंट का नाम, लेबलिंग वगैरह सारी चीजें होती है इसमें। जैसे मैंने आपको बताया लेबलिंग, है ना। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है, ताकि एक तो सैंपल मिसमैच ना हो, है ना, सैंपल में कोई भी टिश्यू में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। पता चला भाई कि फिक्सेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा है फिक्सेशन चेक, फिक्सेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। अगर फिक्सेशन प्रॉपर नहीं है तो आपका रिजल्ट भी गलत ही होगा और पेशेंट का डायग्नोसिस भी गलत होगा। ठीक है, फिर आता है प्रोसेसिंग एंड स्टैंडिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारी प्रोसेसिंग है। तो ये सारी हिस्टोटेक्नीशियन को करनी होती है, स्लाइड प्रिपरेशन करना होती है। फिर उस पेशेंट का जो भी स्टेटस रहा है, आइडेंटिफिकेशन होने के बाद, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होने के बाद, या जो भी डेटा है उस पेशेंट का, उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखना होता है। तो ये सारा रोल जो है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का होता है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, है ना। तो अच्छे से, मतलब सारी प्रोसेसिंग करनी होती है ताकि एग्जामिनेशन प्रॉपर हो। बहुत इंटरेस्टिंग है, करते हुए बहुत मजा भी आता है कि क्या टिश्यू के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना, सारी प्रोसेसिंग होती है। तो ये हिस्टोपैथोलॉजी में हमने पढ़ा कि हिस्टोपैथोलॉजी क्या होती है, हिस्टोपैथोलॉजी का यूज क्यों होता है, कितने टाइप्स के स्पेसिमेन आते हैं हिस्टोपैथो लैब में, आपका रोल क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी मैं आपको बताई हूँ। तो ये आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि ये आगे की क्लासेस को भी इजी बनाएगी। यही सारी टर्म्स जो है आगे जाके हमें पढ़ना है, बार बार रिपीट होंगे, इसलिए हमने एक ही क्लास में इसको कवर कर लिया। ठीक है, अब अगली क्लास में मैं आपको ग्रोसिंग्स और कुछ आइडेंटिफिकेशंस वगैरह के बारे में बताऊंगी। फिर हम फिक्सेशन की क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।